अच्छा अब देखो मेरी बात सुनना। हाँ मेरे नन्हे मुन्नो, हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे। अब पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन के नुकसान। क्या पढ़ेंगे? ग्रीन रेवोल्यूशन के लिमिटेशंस क्या रहे? लिमिटेशंस क्या रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के? पेपर में आप ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट, कमेंट। तो आप बोलोगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज, सबसे पहला बोलोगे ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट हुआ, इट वॉज लिमिटेड टू सर्टेन क्रॉप्स, इट वॉज कन्फाइंड mainly to food crops, it was confined mainly to food crops like wheat and rice, like wheat and rice. Benefits of green revolution were unevenly spread, it was not spread uniformly, it was not spread uniformly all across India. याद रखना, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यूपी में नहीं आए, बिहार में नहीं आए, मध्य प्रदेश में नहीं आए, उड़ीसा में नहीं आए। सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ तुम्हारे पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, क्योंकि यहां पे रिच फार्मर रहते थे। अगला, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यार बोलो यार प्लीज। बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। आप बोलोगे ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाया, इट वॉज नॉट स्प्रेड टू स्मॉल फार्मर्स एज दे डिड नॉट हैव रिसोर्सेज to buy HYV seeds, fertilizers and pesticides. और एक आप बोलोगे इससे क्या हुआ, रिच और पुअर फार्मर में गैप और बढ़ गया। रिच फार्मर और रिच हो गया और गरीब फार्मर गरीब ही रह गया, क्योंकि उस बेचारे के पास ग्रीन रेवोल्यूशन को करने के लिए जो इनपुट्स खरीदने थे वो खरीदने का पैसा नहीं था। तो आप बोलोगे इट इंक्रीज्ड gulf between rich and poor farmers. लिमिटेड क्रॉप्स थी, अनइवन स्प्रेड था, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन थी और इकोनॉमिक डिवाइड था। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एग्रीकल्चर सब्सिडी वर्च्यू है, मतलब अच्छी है, या वाइस है, मतलब बुरी है। वर्च्यू माने अच्छा होना, वाइस माने बुरा होना। तो क्या पूछेगा पेपर में कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी देती है, अब ये बताओ सब्सिडी देना अच्छा है या सब्सिडी देना बुरा है। क्या पूछेगा, ये बताओ सब्सिडी देना अच्छा है या सब्सिडी देना बुरा है। तो क्या बोलोगे, सब्सिडी देना अच्छा है बुरा है? क्या बोलोगे, अच्छा है बुरा है? तो आप बोलोगे सब्सिडी देना वर्च्यू भी है और वाइस भी है। क्यों वर्च्यू है और क्यों वाइस है? पहले वाइस क्यों है, मेन है कि बुरी क्यों है? तो आप बोलोगे इट इंक्रीजेस बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। दूसरा रीजन आप बोलोगे, जो एग्रीकल्चर सब्सिडी थी उसका बेनिफिट टारगेट पॉपुलेशन जो कि फार्मर्स थी उन्हें नहीं मिला, बल्कि इंडस्ट्रीज को मिला, जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो आप बोलोगे बेनिफिट्स वर मिसअप्रोप्रिएटेड, बेनिफिट्स वर
misappropriated targeted population, that is farmers, were left behind and actual benefit was to industries. तीसरा आप इससे बोलोगे वेस्टेज बहुत हुई. सब्सिडी मिलने से एग्रीकल्चर इनपुट सस्ते हो जाते हैं, तो अननेसेसरी जो चीज सस्ती है आदमी उसे क्या करता है, वेस्ट करता है. तो आप बोलोगे सब्सिडीज लेड टू रिड्यूस प्राइसेस which caused wasteful consumption of inputs like fertilizers and subsidies. अच्छा, वर्च्यू क्यों था? वर्च्यू सब्सिडी इसलिए था क्योंकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास रिसोर्सेज नहीं होते इनपुट्स खरीदने के. सब्सिडी से इनपुट सस्ते हो जाते हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी मिल पाता है. तो आप पहला बेनिफिट क्या बोलोगे? Large number of farmers in India are poor and they can obtain benefit of subsidy through purchase of inputs at low cost. Hence, it helps to eliminate inequality between रिच एंड पुअर फार्मर्स. बोलो आया कि नहीं आया समझ में? तो एग्रीकल्चर सब्सिडी वर्च्यू है या वाइस से कर पाओगे पेपर में? चलो, अब सर ये हो गई एग्रीकल्चर की बात. 1950 से लेकर 1990 के बीच में एग्रीकल्चर के क्या रिफॉर्म्स आए? बहुत अच्छी स्वीट एंड सिंपल समरी है, इसके बेसिस पर आराम से ये चैप्टर आप कर सकते हो. अगला कॉन्सेप्ट आता है कि इंडस्ट्री को क्या फायदा हुआ. अगला कॉन्सेप्ट आता है इंडस्ट्री को क्या फायदा हुआ. अब देखो, इसमें कई कई सारी चीजें हैं, मेन इश्यूज हैं. सबसे पहला तो आप ये बोलोगे कि 1950 से 1990 के बीच में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट था. तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स ड्यू टू विच डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज रिक्वायर्ड. तो अब इसके क्या क्या रीजन बोलोगे? सबसे पहला बोलोगे कि भैया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए कैपिटल चाहिए. हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था उसके पास इतना अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं था कि वो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी था. तो पहला रीजन क्या बोलोगे? पहला रीजन बोलोगे लैक ऑफ कैपिटल. इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? इसको पेपर में एक्सप्लेन कैसे करोगे? अब पेपर में बोलोगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर which was far beyond the reach of private sector and hence participation of government was required. अगला पॉइंट था, सर देखो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई तो मार्केट के अंदर एक विशियस सर्कल चल रहा था. सर लोगों की इनकम कम थी, इनकम कम होने से इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस की डिमांड नहीं थी, तो इसकी वजह से मार्केट साइज बहुत छोटा था, लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट. क्योंकि मार्केट छोटा था तो प्राइवेट सेक्टर ऐसे छोटे मार्केट में पैसा लगाना नहीं चाहता था. देयर वॉज लो इंड्यूसमेंट यानी मोटिवेशन टू इन्वेस्ट. लोगों में मोटिवेशन ही नहीं थी पैसा इन्वेस्ट करने की. अब प्रॉब्लम क्या हो गई? इनकम कम
तो डिमांड कम तो लिमिटेड मार्केट साइज, लिमिटेड मार्केट साइज होने से क्या हो गया, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट हो गया। क्लियर है क्या? अब लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट होगा तो अगेन लो इनकम आएगी, लो डिमांड आएगी और लिमिटेड मार्केट साइज आएगा। और तीसरा रीजन था, देखो प्राइवेट सेक्टर का मेन फोकस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन आप चाहते हो कि ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमी में सोशल जस्टिस भी आए। कि इकोनॉमी में साथ ग्रोथ के साथ सोशल जस्टिस भी आए, तो पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन जरूरी था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं था, बल्कि पब्लिक सेक्टर का गोल सोशल वेलफेयर था, इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ था। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए, क्या? कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी। सुनो मेरी बात, कमांडिंग हाइट्स बोलते हैं इकोनॉमी की स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी। तो पब्लिक सेक्टर ने इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इसलिए किया क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी की कमांडिंग हाइट्स पर कंट्रोल रखना चाहते थे। कमांडिंग हाइट्स माने क्या? इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लाइक ट्रांसपोर्ट, communication, defense, etc. These industries cannot be left in the hand of private entrepreneurs. ठीक है, तो अब क्या बोलोगे? Commanding heights of economy means industries of strategic importance, industries of strategic importance like transport, communication, defense, etc. These industries cannot be left. These industries cannot be left in hand of. These industries cannot be left in hand of private sector. बोलो आया नहीं आया? बोलो कमांडिंग हाइट्स पे शॉर्ट नोट लिखना आएगा, करके आओगे? गवर्नमेंट क्या कंट्रोल करना चाहती थी? स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना ही क्या बोलते हैं? कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स। बोलो आया नहीं आया? डन है? बहुत टू द पॉइंट सिखा रहा हूं, रटने का कुछ नहीं है। मतलब आप इतना भी लर्न करके जाओगे, आपका इंडियन इको का पेपर बहुत अच्छा होगा। चलो आगे, कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं छोड़ रहा हूं, सिंगल बात भी नहीं छोड़ रहा। चलो आगे। अच्छा, अब इसमें इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1956। तो देखो आपको यह समझना है हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया। क्या आया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्यों आया? सर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इसलिए आया ताकि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज को एनकरेज किया जा सके। किसको एनकरेज किया जा सके? इंडस्ट्रीज को एनकरेज किया जा सके। ठीक है, अब पेपर में पूछेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के प्रिंसिपल एलिमेंट्स बताओ। तो अब पहला एलिमेंट बोलोगे देयर वाज थ्री-फोल्ड क्लासिफिकेशन। देयर वाज थ्री-फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कैसे था थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन? बताओ क्या क्या था? कितनी कैटेगरी थी, याद है क्या?
क्या बोलते थे उनको? शेड्यूल 1, शेड्यूल ए या 1 जो भी बोलना है, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। अब किस सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्री रखी गई? अच्छा ये बताओ, अब तो पहली कैटेगरी क्या थी? आप बोलोगे फर्स्ट शेड्यूल में, या शेड्यूल ए ही बोल देता हूं। बोले इन शेड्यूल ए देयर वर इंडस्ट्रीज विच वर exclusively reserved for public sector. Right now there are only 3 sectors: atomic energy, defense and railways. ठीक है। दूसरा शेड्यूल क्या था? बोलो शेड्यूल बी। शेड्यूल बी, it was both for public and private sector, but major role was to be played by public sector. और फिर आप बोलोगे शेड्यूल सी। क्या बोलोगे? शेड्यूल सी। बोले it contained remaining industries, left for प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहला फीचर तो ये याद रखोगे। याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? बताओ। फिर दूसरा फीचर याद रखोगे, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड, एक सेकेंड, चलो आओ, सॉरी। तो आप बोलोगे गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग टू एनकरेज बैकवर्ड रीजन्स ऑफ कंट्री। अब ये याद रखना, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जरूरत 2 जगह थी। अगर आपको न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो भी आपको लाइसेंस चाहिए होता था, और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी करना है तो भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग चाहिए होता था। इसमें मेन आइडिया यह था कि गवर्नमेंट बोली कि हम आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग तभी देंगे जब आप बैकवर्ड रीजन में फैक्ट्रीज लगाओगे, जिससे क्या अचीव हो पाए? बैलेंस रीजनल ग्रोथ। ठीक है। और एक था, गवर्नमेंट ने क्या करा, इसमें कई सारे इंडस्ट्रियल डिस्काउंट्स दिए। डिस्काउंट देने को मतलब होता है कंसेशंस देना। कंसेशंस दिए फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री, डिस्काउंट्स दिए टू सेट अप इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स। गवर्नमेंट ने बोला अगर आप कहां फैक्ट्री लगाओगे? बैकवर्ड रीजन में फैक्ट्री लगाओगे तो हम तुम्हें कंसेशन देंगे। कंसेशन किस फॉर्म में दिए? एक तो टैक्स हॉलिडे दी कि तुम पे टैक्स नहीं लगाएंगे या कम लगाएंगे, और एक इलेक्ट्रिसिटी दी सब्सिडाइज रेट पे। तो सब्सिडाइज पावर सप्लाई करी गवर्नमेंट ने। ये 3 मेन फीचर थे किसके? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के। एक एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है यहां पे, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? किसी को पता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, इन ईयर 1948। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला आईपीआर कब आया था? 1948 में। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो एमसीक्यू में आएंगी, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, स्पेशली ईयर्स। मैं ज्यादा किस पे ध्यान दे रहा हूं? ईयर्स पे। चलो आगे चलो। अच्छा, अब एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हो गया। एक आपको याद रखना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या याद रखना है? एक आपको याद रखना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या याद रखोगे?
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? आपसे कोई पूछे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, तो आप बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स अ इंडस्ट्री विथ फिक्स इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स लेस देन ₹10 करोड़ एंड टर्नओवर यानी पूरे साल की टोटल सेल लेस देन ₹50 करोड़। एक बात बताओ भाई मेरे, अगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो घबरा क्यों जाते हो? घबरा क्यों जाते हो? हिंदी में बोलता हूं, बोलो ना साथ में। तुम्हारे लिए तो बोलता हूं, क्या मुझे नहीं इंग्लिश आती? आती है ना। हिंदी में कई चीजें याद करना आसान होता है, इसलिए बोलता हूं। चलो बोलो फिर से। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मींस इंडस्ट्री विथ फिक्स इन्वेस्टमेंट लेस देन ₹10 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन ₹50 करोड़। बोलो आया कि नहीं आया? फिर आप बोलोगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए हमारी कंट्री में कमिटी सेटअप की गई, कारवे कमेटी। कारवे कमेटी को विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी भी बोला जाता है और ये सेटअप की गई 1955 में। ये सेटअप की गई 1955 में। तो आप बोलोगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री was highlighted by Karve Committee which was set up in year 1955। क्लियर है? अब कुछ अनशंट एमसीक्यू हैं किताबों में। किताबों में क्या है? अनशंट एमसीक्यू हैं। उनमें कई एमसीक्यूज में 1955 ऑप्शन में नहीं देता, 1956 देता है, तो वहां 56 सेलेक्ट करना। लेकिन एक्चुअल में करेक्ट आंसर क्या है? 1955 है। लेकिन 2-4 मार्केट में आती हैं अनशंट किताबें, इसलिए बता रहा हूं। डन? चलो आगे। अब आपसे कोई पूछे व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई, तो आप बोलोगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई आर, सबसे पहला है एसएसआई आर लेबर इंटेंसिव। देखो सबसे पहला फीचर आप यही बोलोगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव होती हैं। वो मशीनों से ज्यादा या कैपिटल से ज्यादा लेबर को यूज करती हैं प्रोडक्शन करने के लिए, इसलिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होता है। ठीक है। दूसरा फीचर ये बोलोगे एसएसआई शोज लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। SSI shows locational flexibility and therefore promotes inter-regional equality। इसके एक्सप्लेनेशन में लिखोगे कि अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगानी है तो वो नियर द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल सेटअप की जाती हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से जो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ आनी है वो नहीं आनी। लेकिन आप बोलोगे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो किसी भी एरिया में सेटअप की जा सकती हैं। क्या बोलोगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसी भी एरिया में सेटअप की जा सकती है, इवन बैकवर्ड एरियाज में सेटअप की जा सकती है। देयरफॉर आप बोलोगे एसएसआई प्रमोट्स बैलेंस रीजनल ग्रोथ। और फिर आप बोलोगे एसएसआई में आखिरी पॉइंट क्या है? एसएसआई रिक्वायर्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट and therefore it is equity oriented in terms of different sections of society। देखो अब इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे वो स्मार्ट बनना है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगाने के लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए। ह्यूज कैपिटल एक मिडिल क्लास या पुअर पब्लिक इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री गरीब जनता के लिए नहीं है। आप बोलोगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं भी है तो भी आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकते हो। देयरफॉर इवन जो गरीब जनता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा के अपनी इनकम बढ़ा सकती है। तो आप क्या बोलोगे? एसएसआई रिक्वायर्स मच लेस कैपिटल as compared to large scale industries, therefore it promotes equality among
डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। बोलो आया। फिर एक क्वेश्चन और बनेगा, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं एसएसआई को प्रमोट करने के लिए? क्या क्वेश्चन बनेगा? मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट एसएसआई। तो आप बोलोगे गवर्नमेंट ने दो चीजें करी है, मेन दो चीजें। कुछ गुड्स का प्रोडक्शन एसएसआई के लिए रिजर्व कर दिया कि आप ही बनाओगे, जैसे लेदर प्रोडक्ट्स। तो आप क्या बोलोगे? प्रोडक्शन ऑफ certain goods, production of certain goods was reserved, production of certain goods was reserved for SSI। दूसरा, गवर्नमेंट ने एसएसआई पे टैक्स कम लगाया और उन्हें जो लोन भी अवेलेबल कराया वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कराया। तो दूसरा बेनिफिट क्या बोलोगे? benefits of lower excise duty, benefits of lower excise duty and lower interest rate on bank loans was also given to SSI। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन इस चैप्टर में, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, आप ये मान के चलो इस टॉपिक से आता है। अब ये पूरी इंडस्ट्री की बात कर ली मैंने, पूरा इंडस्ट्री पे आपको क्या बना के दे दिया? शॉर्ट नोट बना के दे दिया। एग्जाम के एक दिन पहले भी रिवीजन करोगे, फटाफट इससे रिवाइज हो जाएगा। अगला आता है ट्रेड स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया। इंडिया की ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या रही 1950 से लेकर 1990 के बीच में? तो आप बोलोगे इंडिया ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी फॉलो करी है या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रेटेजी फॉलो करी है? क्या बोलोगे? इंडिया फॉलोड स्ट्रेटेजी ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इंडिया फॉलोड स्ट्रेटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ये बोली कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कहने का मतलब जो गुड्स हम डोमेस्टिकली बना सकते हैं वो हम इंडिया के बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, जिससे हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे और हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी कंजर्व होगी, सेव होगी। तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ पॉलिसी ऑफ reliance on import substitution and producing goods domestically rather than importing goods from ROW। बोलो आया। फिर आप ये बोलोगे इसमें एक चीज और हुई, अंडर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट provided protection to domestic industries, government provided protection to domestic industries by, कैसे दिया था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन? by imposing tariffs on imported goods, by imposing tariffs on imported goods and quota restrictions on imported goods। टैरिफ लगाना मतलब ड्यूटी लगा दी, जो गुड्स इंपोर्ट होके आ रहे थे
और एक कोटा लगा दिया। कोटा मतलब क्वांटिटी लिमिट, कि आप इससे ज्यादा गुड्स इंपोर्ट नहीं करोगे। और ये स्ट्रेटेजी क्यों फॉलो करी थी? आप बोलेंगे बाय यूज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट प्रेफर्ड टू प्रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज ऑफ आवर कंट्री। अच्छा, अब देखो दो स्ट्रेटेजी होती है, एक तो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी होती है या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी होती है। ये बोलती है कि जो गुड्स आप डोमेस्टिकली प्रमोट कर सकते हो, जो गुड्स आप डोमेस्टिकली क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, वो आप इंपोर्ट मत करो। एक होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी बोलती है इंपोर्ट विम्पोर्ट छोड़ो। क्या बोलती है? इंपोर्ट विम्पोर्ट छोड़ो, एक्सपोर्ट बढ़ाने के बारे में सोचो, ताकि कंट्री के फॉरेन करेंसी की अर्निंग को बढ़ाया जा सके। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी, तो आप बोलोगे इन एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी, इन एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी there is a focus on promoting domestic exports, there is a focus on promoting domestic exports to increase foreign exchange earnings rather than following the policy of export substitution. Rather than following the policy of import substitution. This can be done by making domestic industries more competitive in international market. खत्म। ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, बहुत भारी चैप्टर है ये, बहुत भारी चैप्टर है ये। हमने, आप जानते नहीं हो अभी क्या अचीव करा है। हमने 1 आवर 30 मिनट्स में करीबन पूरा चैप्टर कर दिया। ये इंडियन इको का वन ऑफ दी लेंथीएस्ट चैप्टर्स है। क्लास में पढ़ने में 10-10 12-12 घंटे लगते हैं इस चैप्टर को। अच्छा सुनो, लेकिन अरे कहां जा रहे हो, कहां भैया? एक क्वेश्चन और बचा है अभी कि इसके गुड इफेक्ट क्या है, बैड इफेक्ट क्या है। लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, चलो जोक्स अपार्ट, ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, सर अगर आपसे कोई पूछे इसके गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट क्या है, तो देखो बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में समझो गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट। आपने पूरा ये चैप्टर पढ़ा, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना पूरा चैप्टर। तो भैया इस पूरे चैप्टर के एनालिसिस को बेनिफिट्स में लिख दो। शॉर्टकट बता रहा हूं, बेवकूफो अगर तुम जा रहे हो इसको रटने। गुड इफेक्ट क्या है, शुरुआत से उठाओ। बोले अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हुआ एग्रीकल्चर में, तो इससे प्रमोट हुई इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एडवांटेज हो गया। बोले एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, इससे हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। फार्मर्स को कमर्शियल आउटलुक डेवलप करने में मदद मिली। पब्लिक सेक्टर की वजह से रैपिड स्पीड पे इंडस्ट्रीज ग्रो हुई और कई सारी इंडस्ट्रीज हमारे देश में धीरे धीरे सेटअप होना चालू हुई। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी फॉलो करने से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिला। यही बेनिफिट है यार, मैं क्या बोल रहा हूं, यही बेनिफिट है। अगर आप, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप इन बेनिफिट्स को तरीके से लर्न करते हो, अगर आप इन बेनिफिट्स को तरीके से लर्न करते हो, तो बहुत जल्दी जल्दी ये बेनिफिट्स आप पेपर में क्या करके आ सकते हो, फिनिश करके आ सकते हो। तो बेनिफिट्स क्या लिखोगे? दो भैया मेरे को 10 मिनट आपसे चाहिए, मेरे को गुड इफेक्ट में 10 मिनट आपसे चाहिए। मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। तुमको क्या लग रहा है क्लास ओवर हो गई? नहीं हुई। जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी, तू कहां जा रहा था? कौन इंतजार कर रहा है तेरा? कर रही है, सॉरी।
बाकी आजकल की दुनिया है। आओ फटाफट, इकोनॉमिक पॉलिसी के तू कहां चल दिया था, चलो फटाफट। गुड इफेक्ट क्या है, तुम्हें बड़ी हड़बड़ी है। सिंपल सिंपल बोलते हैं, सिंपल सिंपल बोलते हैं, ज्यादा माथा बच्ची नहीं चाहिए। सबसे पहले बोलोगे ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू, ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू मैनीफोल्ड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट बोलोगे ड्यू टू रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर became, industrial sector became well diversified। फिर आप बोलोगे there was emergence of, there was emergence of sunshine industry, that is electronics, that is electronics। और क्या बेनिफिट बोलोगे, देयर वॉज ऑल्सो अ ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल, देयर वॉज ऑल्सो अ ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक स्टील प्लांट्स इन भिलाई एंड रूरकेला, ऑल्सो ग्रोथ ऑफ SSI led to जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हो गया, इतना सा करने में जोर आ रहा था तुमको, कराओ अपने हिसाब से एक्सप्लेन। कोई बैड इफेक्ट पूछे तो हाँ तू देख लेना, घड़ी देख लेना, चल कर अभी फटाफटा। चलो चलो, पढ़ने का मन बनाओ, पढ़ने का। कर ली ना मस्ती पूरे साल, आओ। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, देयर वॉज excessive dominance of, there was excessive dominance of public sector and बेचारा गरीब प्राइवेट सेक्टर तो इग्नोर ही हो गया। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर and significance of private sector was highly undermined। फिर आप क्या बोलोगे, पब्लिक सेक्टर gradually turned out to be monopoly organizations and became सोसाइटी के ऊपर बोझ, and became सोसाइटी के ऊपर बोझ due to heavy losses and widespread corruption। बोलो आया क्या, licensing was misused, licensing was misused by private sector, private licensing was misused by large business houses to prevent entry of new players in Indian market, and import substitution policy led to shrinking of foreign exchange reserves। बस ये डिसएडवांटेजेस अगर आप याद रख सकते हो तो मेरे हिसाब से आपका काम बन जाएगा। आज आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करा तो इंपोर्ट तो कम हो गए, लेकिन आपने फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स बढ़ाने के बारे में तो नहीं सोचा ना एक्सपोर्ट करके। तो एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहे थे तो देश में फॉरेन करेंसी आ नहीं रही थी, फॉरेन करेंसी नहीं आ रही थी तो हमारी कंट्री के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बहुत कम हो गए। इसीलिए तो हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है, फिनिश्ड।
डन। यूनिट 1 खत्म, यूनिट 2 खत्म। अगर आपको रिवीजन क्लास वापस से देखने की जरूरत पड़े तो देख लेना, नहीं जरूरत पड़े मत देखना। सिर्फ समरी नोट्स भी एक बार पढ़ लोगे, पूरा चैप्टर हाथ में आ जाएगा।